नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 12 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा। अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया टिकट। जेडीयू ने 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ने से इनकार। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिल रही लगातार सफलता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 32 महिला नक्सलियों समेत 50 माओवादियों ने, तो सुकमा में 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने डाले हथियार। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने बेचने की सशर्त अनुमति। फैसले का दिल्ली की सीएम समेत मंत्रियों ने किया स्वागत। लोगों में भी खुशी की लहर। और सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। पाकिस्तानी सेना ने कंधार को बनाया निशाना। 12 की मौत। तालिबान का भी पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मार गिराने का दावा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। बिहार में चुनावी संग्राम जारी है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को भाजपा ने टिकट दिया है। इसी के साथ बीजेपी ने हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर सीट से रंजन कुमार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। बनियापुर से केदारनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 71 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। भाजपा इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही कुल मिलाकर पहले 71 और अब 12 यानी कि 2 सूची बीजेपी ने अपने जारी कर दी है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट उसने भी जारी की। इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया। इसमें मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वरी हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से श्रुमल सिंह, कुचियाकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे को चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही चुनाव मैदान में उतारा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। मंत्री महेश्वर हजारी के टिकट कटने की सूचना मीडिया में चल रही थी, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। कल्याणपुर से टिकट दिया गया है उनको। मंत्री रत्नेश सादा को भी सोनबरसा से टिकट मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। लखीसराय सीट से अब तक वे 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। भाजपा के लिए यह सीट लंबे समय से एक मजबूत गढ़ रही है। उनके नामांकन के दौरान भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नामांकन के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है और आगे जनता के हित के लिए वो काम करते रहेंगे। आज हमने नामांकन किया है और ये क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया। जो बन सका हमने किया। क्षेत्र को लज्जित नहीं होने दिया।
आगे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी और इस क्षेत्र को पूरे बिहार के नक्शे पर अव्वल दर्जे में लाने का हमारा प्रयास रहेगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्यों से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार सरोवर है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की जो सरकार है फिर इस बार आएगी और पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार आशीर्वाद देगा और अधिकतम सीटों के साथ में हमारी सरकार बनेगी। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई विजय जी को। और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बिहार चुनाव में कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को राघोपुर का उम्मीदवार घोषित कर अपना नामांकन भी भर दिया। ये तेजस्वी यादव का राघोपुर से तीसरा नामांकन है, जहां से वे 2015 और 2020 में जीत दर्ज कर चुके हैं। नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती मौजूद थे। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने यह विश्वास जताया कि राघोपुर की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा करेगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ने की अटकलों को भी खारिज करते हुए बताया कि कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि वे 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए तेजस्वी तो 243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार किया है। चुनाव नहीं लड़ने के बारे में प्रशांत किशोर ने बताया कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पार्टी ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव न लड़कर पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए वो काम करेंगे। पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। और अभी खबर आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। यानी कि एलजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की है और उसमें 14 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट दिया गया है। ओबरा से प्रकाश चंद चुनाव लड़ेंगे और कुल मिलाकर 14 प्रत्याशियों की पहली सूची लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जारी की है। कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का एनडीए में इनको सीट शेयरिंग में हिस्सा मिला है और पहली सूची में 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट दिया गया है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट दिया गया है और यह लिस्ट आप अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं। पटना के पालीगंज से सुनील कुमार, बक्सर के ब्रह्मपुर से भी टिकट दिया गया है। ओबरा से प्रकाश चंद चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर पहली सूची जारी की गई है 14 उम्मीदवारों की। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधुरेश, पहली सूची एलजेपी ने भी जारी कर दी है 14 प्रत्याशियों के, कैसे आकलन करेंगे इस सूची का, क्या जानकारी देंगे?
देखिए ये जो पहली सूची आई है 29 सीटों पर एनडीए में इनको अपने प्रत्याशी उतारने थे। 14 लोगों की सूची जारी कर दी गई है, 15 की और अवेटेड है। इसमें जो पहला नाम है पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज से राजू तिवारी को एक्सपेक्टेड था, पहले से गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो है वो सीट है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सीट है वो बक्सर की ब्रह्मपुर से है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुर को लेकर के चिराग पासवान लगातार बातचीत कर रहे थे अपने एनडीए के साथियों से और चिराग की ये ख्वाहिश थी कि ब्रह्मपुर का सीट उनको मिले और ब्रह्मपुर की सीट उन्हें मिल गई है। सुनील कुमार ये ब्रह्मपुर की जो सीट है वो हुल्लास पांडे को दी गई है, सुनील पांडे के भाई बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां जो समीकरण है उसके हिसाब से जो ब्रह्मपुर है वो ये ब्राह्मण और कुशवाहा बहुल इलाका है और उस हिसाब से उस समीकरण के हिसाब से एनडीए ने फिट कैंडिडेट वहां पे उतारा है। इसके अलावा पटना के पालीगंज से, जो पटना ग्रामीण का इलाका है पालीगंज, वहां से भी एलजेपीआर ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। सुनील कुमार जो है वो उनके कैंडिडेट वहां पे होंगे एलजेपीआर के। इसके अलावा रोहतास में डेहरी से भी राजीव रंजन सिंह को टिकट दिया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण सीट है। डेहरी जो सीट है रोहतास जिले का वो काफी महत्वपूर्ण एनडीए के लिहाज से माना जाता है। इसके अलावा बेगूसराय में भी दो सीटें हैं वो एलजेपीआर को मिली है। एक साहिबगंज में सुरेंद्र कुमार को मिला है और बखरी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, संरक्षित सीट है, उस पे एलजेपीआर ने संजय कुमार को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और जब पूरी लिस्ट को आप अगर ध्यान से एक बार देखेंगे तो पूरी लिस्ट में जाति समीकरण जो है वो बेहतरीन ढंग से साधने की कोशिश की गई है। इसके बाद जो निश्चित रूप से जो एनडीए का जो मुद्दा है विकास का, ये तो है ही, लेकिन एनडीए बिल्कुल सदी हुई लिस्ट एलजेपीआर ने अभी जारी की है। और बताया जा रहा है कि चूंकि नामांकन में पहले चरण के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 17 तारीख तक आखिरी नामांकन करना है पहले चरण के लिए और 20 तारीख तक जो नामांकन होगा वो दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी कर सकते हैं। ऐसे में समझा जा रहा है कि जो अगली लिस्ट है एलजेपीआर की वो भी कल जारी की जा सकती है, कल शाम तक। जी निश्चित तौर पर 29 सीटों पर सीट शेयरिंग के तहत एलजेपी को लड़ने का जिसको कहते हैं कि मौका मिला है। उसमें से 14 सीटें आपने जारी हो गई हैं। आपने कहा कि 15 सीटों की जो दूसरी लिस्ट है वो कल तक मोस्ट प्रॉब्ली जारी कर दी जाएगी। इन सीटों को लेकर के भी आपस में कई बार कुछ जो मीडिया की खबरों के अनुसार देखा जा रहा था कि बहुत खींचतान चल रही थी, कुछ चल रहा था। तो इस क्या ये माना जाए कि जिस तरह से ये सूचियां अब जारी होने लगी हैं, चाहे वो जेडीयू ने जारी कर दी है, बीजेपी ने भी 2-2 लिस्ट जारी कर दी है, अब ये लिस्ट भी जारी हो गई एलजेपी रामविलास की, तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि जो दावा एनडीए कर रहा है ऑल इज वेल इन सीट शेयरिंग, वो कम से कम सामने दिख रहा है, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए अभी तक बीजेपी ने कुल पहली लिस्ट जो जारी की थी उसमें 71 उम्मीदवारों के नाम थे। आज जो लिस्ट अभी जारी की गई है उसमें 12 उम्मीदवारों के नाम है। 101 पे इनको अपने प्रत्याशी उतारने थे, इसमें से लगभग 83 जो है उनके नाम इन्होंने जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जदयू ने 57 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए हैं, 44 कैंडिडेट्स के नाम इनको और जारी करने हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीट मिली थी, जीतन राम मांझी ने 6 को सिंबल दे दिया है, जिसमें एक उनकी बहू दीपा मांझी भी शामिल है। तो कुल मिलाकर और एलजेपीआर जो इसकी घटक दल है, एनडीए की घटक दल है, इसने भी अपने कैंडिडेट की कुछ नामों की घोषणा कर दी है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो बातें एनडीए के साथी कह रहे थे कि ऑल इज वेल है वो सही है, जबकि इसके उल्टे महागठबंधन में अगर आप जाएंगे, सीपीआईएम ने 18 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए और उनमें से कई ने आज नॉमिनेशन भी फाइल कर लिया, जबकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं है। वो तो दूर है, तेजस्वी यादव ने खुद नॉमिनेशन फाइल कर दिया तब, जबकि वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। ये तय नहीं हुआ कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और उहापोह की जो स्थिति है वो राजद में भी दिख रही है, कांग्रेस में भी दिख रही है, सीपीएम में भी दिख रही है, लेकिन अभी तक वहां कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि देर रात तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है आज वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि महागठबंधन की एक बड़ी बैठक जो है वो तेजस्वी यादव के घर पर हुई है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आज देर रात तक जारी किया जा सकता है। और महागठबंधन के
जो पार्टी है उस पर भी एक तरह का बोल सकते हैं कि एक प्रेशर है, क्योंकि महज 2 दिन बचे हैं और 2 दिन में उन्हें अपने प्रत्याशियों का नामांकन भी कराना है। तो इसमें ये भी एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें कई कागजात की जरूरत होती है। उसकी तैयारी करने में भी जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी उनको परेशानी होगी। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वो भी व्याकुल हो रहे हैं कि उनके नेता कौन होंगे, किनको उनके यहाँ से टिकट मिलेगा, जिनके लिए ग्राउंड लेवल पर उनको काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो भी जब डार्क में चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका जो मनोबल है वो टूटने की संभावना है। ऐसे में और जो सबसे बड़ी बात आपने कही, रोचक बात, कि प्रत्याशी जो है या जो टिकटार्थी हैं वो तो टकटकी लगाए हुए हैं कि सीट शेयरिंग का कब फॉर्मूला सामने आएगा, कितनी सीटें हमारे दल को मिलेगी और हम कब इसकी लिस्ट जारी होगी हम कर पाएंगे। उधर तेजस्वी यादव वो जाकर सेट हो गए, उन्होंने अपनी सीट पर नामांकन दे दिया है। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपसे समय समय पर अपडेट्स और लेते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि त्योहार में शांति भंग करने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उत्साह और उमंग के त्योहार में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने मंगलवार को दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस बीच प्रताप सारंगी ने राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात की और उन्हें दुर्गापुर की अपनी यात्रा और मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और जीएसटी 2.0 सुधारों ने एमएसएमई के क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। कर दरों में कटौती से उत्पादन लागत घटेगी, मार्जिन सुधरेगा और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ रही है। उत्पादों को नए स्लैब में लाने से छोटे उद्योगों को सीधा फायदा हुआ है। इन सुधारों में एमएसएमई क्षेत्र को आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों के कच्चे माल के दाम कम होने से व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी काफी लाभ हुआ है। The recent changes and reforms in the GST factor has given a very positive impact on the MSME sector, especially for people who are procuring a lot of raw materials. The reduced GST has helped the incurring the lower cost of production and also increased buying potential. As the GST has gone down, the consumer there is increasing the buying node, which increases the business to the MSME, and also it's also formalizing the tax factor. जीएसटी रिफॉर्म से रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ा फायदा हो रहा है। अब लोगों के लिए घर खरीदना थोड़ा सस्ता हो गया है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि सरकार का यह फैसला डेवलपर और घर खरीदारों दोनों के लिए फायदेमंद है। बीपीटीपी के सीईओ मालिक ने कहा है कि सरकार के इस कदम के बाद रियल एस्टेट में खरीदारों और निवेशकों का विश्वास बढ़ गया है। I don't think that there is any doubt that GST rationalization is a very welcome move for both real estate as well as hospitality sector. It's a very strong signal, not only in terms of viability as well as liquidity availability in the market, but as well as the fact that there's a policy shift
and there's an intent of making a policy shift as and when there is a requirement. It reinforces buyers and investors' sentiments, particularly in at the time of festive optimism. So, as an industry, we see this as a structural enabler that supports execution as well as reaffirms government's commitment to growth-led sector like real estate as well as hospitality. और भावनगर बिल्डर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिन पाठक ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और जीएसटी में इस कटौती को हर किसी के हित में बताया है। हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पूरा जो भी हमारा सर्विसेज और मटेरियल है वो 2 स्लैब में बांटा गया है, 5% और 18%। हमारे लिए जो सबसे फ़ायदे की बात है वो सीमेंट में जो 28% जीएसटी था वो 28 से घटकर 18 हो गया है। तो ये 10% रिडक्शन ऑन सीमेंट इज़ गोइंग टू बेनिफिट रियल एस्टेट इन अ वेरी मेजर वे। हमको लगता है कि 2 से 3% उसका पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन आना चाहिए। उसके अलावा कुछ पत्थर है जो हमारी रेती है उसमें भी जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन ला सकता है। और जीएसटी रिफॉर्म्स का असर रियल एस्टेट पर साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। इंटीग्रेट के फाउंडर वेंकट राव ने बताया है कि जीएसटी कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर में 3 से 5% तक की बचत हो रही है। कंक्रीट और टाइल्स पर जीएसटी कम होने से लागत में भी कमी आ रही है। जीएसटी की कमी से ओवरऑल रियल एस्टेट में एक ज़रूर मेरे मानना 3 to 5% का एक रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि ख़ास करके रेडी मिक्स कॉन्क्रीट पे और जो 28% का था जो 18% हो गया है, या आप कहें ब्रिक्स एंड टाइल्स पे जिस पे तकरीबन 5% हो गया है। डेफिनेटली इनका जो रिडक्शन है वो पास ऑन होना चाहिए और ओवरऑल एक पॉजिटिविटी जो जीएसटी कम होने पे बाकी दरों पे भी जो कम आया है उसके वजह से भी एक पॉजिटिविटी आना चाहिए और इस नवरात्रि और दिवाली के सेल्स कुछ आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में निर्माण सामग्री पर की गई जीएसटी कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस फैसले से जहां डेवलपर्स को लागत में राहत मिली है, वहीं घर खरीदारों को भी सीधा लाभ पहुंच रहा है। होबल के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने कहा है कि आम जनता को 2 से 4% तक की सीधी राहत मिल रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो जीएसटी में घटौती कर सरकार ने तब्दीली लाई है वो बायर्स, बैंक्स और बिल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव चीज़ है। इस घटौती की वजह से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में सीधा 2 से 4% का बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा जो घर पूरा करने के लिए बायर्स वाइट गुड्स खरीदते हैं उसमें भी जीएसटी कट का बड़ा बेनिफिट है और इंडस्ट्री को साथ में आके इस बेनिफिट का सारा पास ऑन बायर्स को करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी दर को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कुछ दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक इसके इलाज की लागत कम होगी, जिसमें मरीजों के लिए चिकित्सा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगी। इस कदम से उन मरीजों को राहत मिलती है जो इलाज के भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं। Reduction in the drug GST will reduce ultimately the cost of drugs, which can be utilized by many more cancer patients, and the cure rates and control of cancer rates will increase, and many more patients will be cured and benefit from this step. The reduction in the hospital equipment and other medical equipments is going to reduce the cost of investigations, which in turn make prevention possible. So both preventive medicine and preventive oncology can flourish in India, and many of the cancer patients can get detected very early and cure rates will improve. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कोयली बेड़ा में 32 महिला नक्सलियों समेत 50 माओवादियों ने बीएसएफ की 40वीं बटालियन कैंप में आत्मसमर्पण कर दिया। इनके पास से 7 AK-47 राइफल्स, 2 सेल्फ लोडिंग राइफल्स, 4 इंसास राइफल समेत 39 हथियार बरामद हुए हैं। वहीं गुरुवार तक 120 से अधिक नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष कई अभियानों के जरिए मिली सफलताओं ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके तहत 312 वामपंथी उग्रवादियों का सफाया किया गया, 836 वामपंथी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 1639 ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कुल 27 सक्रिय माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 और नियत नल्ला नार योजना से प्रेरित होकर माओवादी समाज की मुख्यधारा में वापस लौटे हैं। पुलिस के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नए सुरक्षा कैंप्स की स्थापना, अमानवीय और भेदभावपूर्ण विचारधारा से मोहभंग और स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। इस आत्मसमर्पण अभियान में जिला बल डीआरजी, सुकमा पुलिस इंटरोगेशन सेल, आसूचना शाखा, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा 203 वाहिनी की विशेष भूमिका रही है। राज्य शासन की नीति के तहत सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आगामी आंध्र प्रदेश के दौरे की जानकारी पोस्ट की है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं कल 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में रहूंगा। मैं श्रीशैलम स्थित श्री ब्रह्मबरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी बरला देवस्थानम में प्रार्थना करूंगा। इसके बाद मैं कुरनूल जाऊंगा, जहां 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। यह कार्य बिजली, रेलवे, पेट्रोलियम, रक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।